तो अक्टूबर में ब्लैक एडम के पोस्ट क्रेडिट सीन में सुपरमैन को दिखाने के बाद, हेनरी कैविल से अनाउंस करवाने के बाद कि वो सुपरमैन के रोल में वापस आ रहे हैं और मैन ऑफ स्टील की सीक्वल मूवी अनाउंस करने के बाद अब जेम्स गन ने बीते कुछ दिनों में खुद अनाउंस कर दिया कि हेनरी कैविल डीसीयू स्लेट में सुपरमैन के रोल में वापस नहीं आएंगे। तो इतना शोर शराबा क्या सिर्फ ब्लैक एडम की हाइप बढ़ाने के लिए किया गया, जिसकी हाइप बढ़ी भी नहीं। तो हेनरी कैविल के सुपरमैन डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में टोटल 3 मूवी में दिख चुके हैं और इन तीनों मूवीज को अपने अपने लेवल पर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। हेनरी कैविल के परफॉर्मेंस पर किसी ने सवाल नहीं उठाए, सिर्फ डीसी एग्जीक्यूटिव्स के डिसीजन पर सवाल उठाए गए। हेनरी कैविल की इस फ्रेंचाइजी के साथ साथ बाकी कहीं भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको सिर्फ अच्छा ही सुनने को मिलेगा, चाहे हम बात करें उनके मिशन इम्पॉसिबल के रोल की या फैन फेवरेट विचर के रोल की। तो अब समझना यह है कि एक जबरदस्त कैरेक्टर के टैलेंटेड एक्टर को रिकास्ट करना और एक स्टूडियो की तरफ से पुअर प्लानिंग का क्या रिजल्ट हो सकता है, और इस पॉइंट पर दूसरे स्टूडियो इस मौके का कैसे फायदा उठा सकते हैं या कुछ लोगों ने इसका फायदा कैसे उठा लिया। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हेनरी कैविल के सुपरमैन ना होने का करंट पॉप कल्चर सिनेरियो पर क्या असर पड़ सकता है। जी हाँ, हेनरी कैविल जैसे टैलेंटेड एक्टर्स की इतनी वैल्यू है कि वो पॉप कल्चर सिनेरियो को बदल कर रख सकते हैं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं कि जेम्स गन के सुपरमैन को रिकास्ट करने का क्या मतलब है। इस साल अक्टूबर में ब्लैक एडम मूवी के रिलीज से पहले जगह जगह ड्वेन जॉनसन ने टीज कर रहे थे कि शायद सुपरमैन इस मूवी में हमें दिख सकता है, और सुपरमैन हमें मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखा और फैंस में खुशियों की लहर दौड़ गई। हर कोई ब्लैक एडम के लिए कम और सुपरमैन के लिए ज्यादा एक्साइटेड था और इसका अच्छा असर ब्लैक एडम की टिकट सेल पर भी पड़ा, जिसके बाद ये अनाउंसमेंट हुई कि डीसी और हेनरी कैविल ने डील साइन करी है और ये भी अनाउंस किया गया कि हेनरी कैविल हमें सुपरमैन के रोल में वापस दिखने वाले हैं आने वाली डीसी मूवीज में, जहां मैन ऑफ स्टील के सीक्वल को भी अनाउंस किया गया। हम फैंस खुश थे, हेनरी कैविल खुश थे। इसी बीच हेनरी कैविल ने यह भी अनाउंस किया कि वो विचर सीरीज के सीजन 4 से नहीं दिखेंगे और लियम हेम्सवर्थ उनकी जगह लेंगे इस रोल में। इसके बारे में हम थोड़ी देर में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद अभी कुछ हफ्तों पहले जेम्स गन ने अनाउंस किया कि हेनरी कैविल सुपरमैन के रोल में हमें वापस नहीं दिखेंगे उनके नए डीसीयू स्लेट में। प्लस जेम्स गन और पीटर सैफरन सुपरमैन के यंगर ईयर्स पर फोकस करेंगे नए डीसीयू में, जिसके बाद खुद हेनरी ने भी अनाउंस किया कि अब वो सुपरमैन के रोल में वापस नहीं आ रहे। हालांकि जेम्स गन ने फर्दर एक क्लियर किया कि वो सुपरमैन के अर्ली ईयर्स की कहानी लिख रहे हैं, जो कि ओरिजिन मूवी नहीं होगी, और शायद बेन एफ्लेक भी कोई डीसी मूवी डायरेक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, वो हमेशा होते हैं। इन सब के ऊपर हेनरी ने फर्दर एक क्लैरिफाई नहीं किया, पर जेम्स गन ने आगे बताया कि उन्होंने हेनरी के साथ दूसरे रोल्स की पॉसिबिलिटीज भी डिस्कस करी, जिसका मतलब शायद हम डीसीयू में उन्हें दूसरे रोल में देख सकते हैं, पर इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये रोल और कंफ्यूजन बढ़ा सकता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। पर जिस बात का सेंस बनता है वो ये है कि अभी दूसरे स्टूडियोज के पास मौका है हेनरी कैविल को साइन करने का, और इन दूसरे स्टूडियोज में से एक है मार्वल स्टूडियोज। तो 2018 में जब डिज्नी ने जेम्स गन को फायर किया था उनके कई सालों पहले के ऑफेंसिव ट्वीट्स के लिए, तो डीसी ने इस मौके का फायदा उठाया और जेम्स गन को तुरंत हायर किया, जहां उन्होंने फैसला किया सुसाइड स्क्वाड के सॉफ्ट रिबूट पर काम करने का। मार्वल ने बाद में जेम्स गन को फिर से हायर कर लिया गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के सीक्वल को बनाने के लिए, और इसी बीच वार्नर ब्रोस ने अनाउंस किया कि वो डीसी को एक प्रॉपर स्टूडियो बनाने वाले हैं जिसके कर्ता धर्ता होंगे जेम्स गन और पीटर सैफरन। जिसके बाद जेम्स गन ने क्लियर किया कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 उनकी डायरेक्ट करी हुई आखिरी मार्वल मूवी होगी और अब वो डीसी पर ही फोकस करेंगे। ये सेम चीज मार्वल इजीली अचीव कर सकता है हेनरी कैविल के साथ, उन्हें एक बड़े रोल में कास्ट करके, और आयरनी तब होगी जब मार्वल उन्हें सुपरमैन के जैसे कैरेक्टर्स के रोल में हायर करे, जैसे सेंट्री, हाइपीरियन या ग्लैडिएटर। बस प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अभी ये बात क्लियर नहीं है कि डीसी ने हेनरी को फायर किया है कि नहीं, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट्स का सीन क्या है ये कोई नहीं जानता। पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मार्वल उन्हें इजीली हायर कर सकता है। बात यहाँ ये है कि एक पैशनेट परफॉर्मर की जरूरत सबको है। मार्वल फेज 3 और उसके आगे तक सक्सेसफुल रहा सिर्फ और सिर्फ पैशनेट लोगों की वजह से, और हेनरी कैविल जो कि किसी भी परफॉर्मेंस में जान डाल देते हैं उसके सोर्स को प्रॉपर स्टडी करके, इससे बेहतर क्या होगा किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए। दूसरी फ्रेंचाइजी जो कि इस मौके का फायदा उठा सकती है वो है गेम ऑफ थ्रोन्स फ्रेंचाइजी। कुछ समय पहले हेनरी कैविल के विचर फोटो को बॉस लॉजिक ने ट्रांसफॉर्म कर दिया एगॉन टारगेरियन की इमेज में और इंटरनेट पर आग लग गई। फैंस ने जोर शोर से आवाज उठाई हेनरी कैविल को एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट में हायर करने के लिए, जहां उन्हें एगॉन टारगेरियन के रोल में कास्ट किया जाए। पर हेनरी ने खुद कहा कि उनके लिए शायद वहां जगह नहीं है। अब ये बात उन्होंने कही थी उनके सुपरमैन के रोल में वापस आने के अनाउंसमेंट के बाद, तो इसका बहुत सेंस बन रहा था कि वो भी कुछ समय इसी रोल पर फोकस करना चाहते थे। पर अब जब ये बात क्लियर है कि वो सुपरमैन के रोल में वापस नहीं आ रहे, तो इस बात को फिर से उठाया जा सकता है। हेनरी कैविल सही में बहुत जबरदस्त लगेंगे एगॉन द कॉन्करर के रोल में। हालांकि कई गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ ड्रैगन फैंस का मानना है कि इस फ्रेंचाइजी को किसी बड़े नाम की जरूरत नहीं है। तब तो बिल्कुल भी नहीं जब इन सीरीज के सीजन का प्रोडक्शन बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो इसमें एक्सपेंसिव एक्टर्स के लिए जगह बनाना और मुश्किल होगा उनके लिए। जो लोग इस फ्रेंचाइजी को जानते हैं उन्हें पता है कि एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट में 3 बड़े नाम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस सीरीज में सबकी नजर एगॉन और उसकी बहनों पर होगी। तो यहाँ स्टूडियो हेनरी को मेन लीड में से एक अनाउंस करके आराम से इस फ्रेंचाइजी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि लोग इस पॉइंट पर डीसी के फैन कम और हेनरी कैविल के ज्यादा बड़े फैन हैं। बात करें विचर फ्रेंचाइजी की, तो अक्टूबर में ही ये अनाउंस हुआ कि हेनरी द विचर के सीजन 3 में दिखने के बाद सीजन 4 में नहीं दिखेंगे। कई लोगों को लगा
कि ये डिसीजन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन के रोल में वापस आने की वजह से लिया है, और अब जब वो सुपरमैन नहीं रहे तो वो वापस विचर फ्रेंचाइजी में आ सकते हैं। पर विचर फ्रेंचाइजी को लेकर हेनरी को प्रॉब्लम पहले से थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम Q&A में भी बताया था कि इस शो के राइटर्स बुक्स के फैन नहीं है, प्लस वो इन बुक्स को डिसलाइक भी करते हैं, जिसके साथ साथ खुद हेनरी कैविल भी चाहते थे कि गेराल्ट शो में एक ग्रम्पी स्नोमैन कम और ज्यादा इंटेलेक्चुअल, ज्यादा फिलोसॉफिकल और इमोशनल साइड रखने वाला बने, क्योंकि गेराल्ट बुक्स में ऐसा ही है। अपने हर इंटरव्यू में हेनरी ने ये बात भी उठाई कि वो सोर्स मटेरियल को लेकर फेथफुल रहने के साथ साथ राइटर्स के विजन को भी फॉलो करते आए थे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल माना जाएगा फेमस रोच डेथ सीन, जहां हेनरी इस गुड बाय सीन को सेंटिमेंटल और हर्टफेल्ट रखना चाहते थे। वही राइटर्स ने मेटा कॉमेडी का आइडिया सजेस्ट किया, पर ये बात हेनरी को जमी नहीं। तो इन सब के अंत में कौन सही है कौन गलत, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हेनरी कैविल जैसा एक्टर जो कि सोर्स मटेरियल की रिस्पेक्ट करते हैं और फोकस करते हैं प्योरली ऑडियंस के एंटरटेनमेंट पर, ऐसे एक्टर को रिकास्ट करना, उनके पॉइंटर्स को हल्के में लेना और उन्हें फ्रेंचाइजी से कहीं भी जाने देना अपने आप में आर्टिस्ट के साथ साथ आर्ट का भी अपमान है। तो विचर में हेनरी कैविल कभी वापस नहीं आने वाले। पर हेनरी कैविल के साथ जस्टिस तो हुआ है। जिस दिन हेनरी कैविल ने अपना सुपरमैन कॉस्ट्यूम छोड़ा, उसके अगले दिन उन्होंने अनाउंस किया कि वो वॉरहैमर 40,000 में स्टार करने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव पोजीशन भी रखेंगे। पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि वॉरहैमर 40,000 है क्या। वॉरहैमर 40,000 मिनिएचर वॉर गेम्स हैं, जहां प्लेयर्स वॉरियर्स और फाइटिंग व्हीकल्स के मिनिएचर मॉडल से आपस में बैटल करते हैं। पर इसकी स्टोरी सेट है फ्यूचर में, जहां ह्यूमन सिविलाइजेशन हॉस्टाइल एलियंस और सुपरनैचुरल क्रिएचर्स के साथ रहते हैं, जिनके पास फ्यूचरिस्टिक वेपन्स और सुपरनैचुरल पावर्स हैं। इस स्टोरी के सोर्स नोवेल को ब्लैक लाइब्रेरी कहा जाता है और इसी पर हेनरी कैविल काम करेंगे। अब ये गेम यूके में बहुत पॉपुलर है, वो भी 1987 से, तो इसका बहुत सेंस बनता है कि हेनरी कैविल इसे खेलते आए हैं और वो इसके फैन हैं। बात अब यहाँ यही आती है कि एक पैशनेट आर्टिस्ट को उसका पैशनेट प्रोजेक्ट मिल गया, वो भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के टाइटल के साथ, जिसका मतलब अब उनके साथ वो नहीं होगा जो विचर में हुआ। पर पिछले 3 महीने में अगर हमने कुछ समझा है तो वो ये है कि कोई भी अनाउंसमेंट कितना भी ऑफिशियल हो, वो चेंज हो सकता है। किसी भी अनाउंसमेंट पर भरोसा उसके सच होने के बाद ही किया जा सकता है। उससे पहले एक्टर्स बदले जा सकते हैं, सोर्स मटेरियल चेंज किया जा सकता है, इवन प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर फाइनल से होगा फैंस का ही। तो दोस्तों ये थी वीडियो एक पैशनेट एक्टर के बारे में जिसका पॉप कल्चर पर इन्फ्लुएंस कितना है। अभी जो भी सुपरमैन के रोल में कास्ट होगा उसे भी अच्छा खासा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है। प्लस अब जेम्स गन का असली टेस्ट शुरू हो चुका है। आज तक जेम्स गन उन्हीं कैरेक्टर्स को हैंडल करते हैं जिन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते, जिसकी वजह से वो क्रिटिसिज्म से बहुत दूर थे। पर अब जब वो नोन कैरेक्टर्स को हैंडल कर रहे हैं, खासकर सुपरमैन, बैटमैन जैसे मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स को, तो अब देखना ये है कि वो क्रिटिसिज्म और फैंस की बातें कैसे हैंडल करेंगे। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डीसी के बारे में डीप नॉलेज रखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।